वहां पे हमने लिखी थी दारू विद डैड। वीडियो चली गई बहुत वायरल, इनसेन वायरल। ट्रिप पे गए, सबने पी ली शराब, सब हो गए एक दूसरे के आगे नंगे। कोई एडवाइस फॉर बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स? आई सजेस्ट कि शॉर्ट कंटेंट, या तो फिर तुम अपनी ऑडियंस ऐसी बना लो कट्टर। फ्यूचर ड्रीम क्या है? भाई फ्यूचर का कभी नहीं सोचा आज तक, चोरी बकचोदी में काम करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। तेरी माँ की मुंह में दे दूंगा चोको। So the nation wants to know who is Shivam Bajpayee. Who is शिवम वाजपेयी? शिवम वाजपेयी इज अ नॉर्मल ह्यूमन, जैसे मेरा बायो कहता है। आई पेंट जोक्स एंड स्टोरीज एंड पीपल कॉल मी अ राइटर। सो एज अ राइटर स्टार्ट किया था, अभी और फील्ड्स में कर दिया है, हाथ फैला दिए यूं दूर दूर तक। सो आई एक्ट, आई राइट, आई डायरेक्ट। डायरेक्शन अभी नया नया स्टार्ट किया, मजा आ रहा है उसमें, तो यही है बस अभी तो। स्टार्ट कैसे हुआ कि एक बच्चा नॉर्मली ये नहीं सोचता Start कि मेरे को भाई, बड़े होकर राइटर बनना है? हाँ ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मेरा था कि मतलब कंफ्यूज स्टेट था कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं साइंस से था। तो मैंने वैसे ही मतलब कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, और मैं घुस गया बीजेएमसी में। बीजेएमसी क्या होता है? बेसिकली जर्नलिज्म। तो मैं उसमें घुस गया, अब मैं वो करने लग गया। तो उसमें मुझे इतना शौक नहीं था जर्नलिज्म का, बट उसमें मुझे ये मज़ा आ रहा था कि वहाँ पे ना को करिकुलर चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रही थी। और मैं बचपन से वही है कि को करिकुलर चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, और फिल्मों में इंटरेस्ट बचपन से था, बहुत फिल्में, मतलब हर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और मैं फिल्में देखने जा रखा हूँ, ऐसा सीन। गंदी से गंदी फिल्म भी ना जाके देखी है थिएटर में। तो और अभी भी ऐसा है कि हर हफ्ते फिल्म तो देखनी है, ऐसा वाला सीन। तो वही है कि मुझे लग रहा है कि इंक्लाइनेशन उस तरफ था, तो इसलिए ना फिर मैं वहाँ पे घुसा। फिर वहाँ पे अपना थिएटर ग्रुप्स होते थे कॉलेज में, तो थिएटर ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया। तो इन सब चीज़ों में, राइटिंग वगैरह में थोड़ा सा इंक्लाइनेशन आया, तो प्लेज वगैरह लिखे। और फिर एक और बड़ा थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ से और ज़्यादा राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव, पता चला कि क्या होती है स्टोरी बिल्डिंग एंड ऑल दैट थिंग। फिर उसके बाद नज़र बट्टू में क्या था, उनके जो फाउंडर थे उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ फेसबुक पे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे एक बार। तो उनको मैंने टेक्स्ट किया कि ऐसा ऐसा सीन है और मुझे करनी है राइटिंग वगैरह। सो उन्होंने इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस गया वहाँ पे। पहले तो मैं गया वहाँ पे क्योंकि मैं इनकी वीडियोस देखता था, वहाँ पे लोग दिखे, तो मैं पहले तो वो रह गया थोड़ा स्टार स्ट्रक। तो उसके बाद फिर उनसे बात हुई अमीन सर से। और शुभम राजेश उस टाइम पे वर्किंग थे नजरबट्टू में या फिर नहीं? उस टाइम पे नहीं थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा ऐसे एक स्टोरी आइडिया है मेरे पास, करके लाओ इस पे। तो मैंने उनको 1 हफ्ता 10 दिन में दिया, फिर काम करके दिया, उन्हें पसंद आया, उन्होंने हायर कर लिया। वहाँ पे मैं करने लग गया काम। ठीक है, अब काम करते करते ना थोड़ा वहाँ पे ऐसा हुआ कि बहुत लोग देखने को मिलते थे, वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स आते थे बड़े बड़े। वहीं पे मैं हर्ष भाई से भी मिला था पहली बार। तो मतलब ऐसा था वो सीन तो कि हर्ष भाई उधर दूसरे वाले रूम में बैठे थे और इधर एक ग्लास था, मैं इधर काम कर रहा था और मैं देख रहा हूँ। तो मुझे ना मतलब वो होता है ना, विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे करके बस देखे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से फैन था, मैं देखता था उनकी वीडियोस वगैरह। मैं देख रहा हूँ सामने बैठे हुए, तो मेरी फट भी रही है एकदम। धीरे धीरे जाके उनके पास बोलता हूँ कि हेलो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो ऐसे करके। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज की डेट में यारी दोस्ती हो जाएगी जाके, ऐसा कुछ वैसे बॉन्ड बन जाएगा। तो वो गए। फिर जो स्टोरी मैंने नज़र बट्टू के लिए लिखी थी, उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा ये तूने लिखी है? मैंने कहा हाँ। तो कहते कि यार ये तो बहुत सही है, मैं बना लूँ? मैंने कहा बना लो आप। और कौन सा साल है ये? 2018 उन्होंने वो स्टोरी बनाई। वो वीडियो रिलीज नहीं हुई आज तक, कुछ हुआ था पंगा ब्रांड का कुछ तो हुआ था, बट हाँ उनसे मतलब उस टाइम पे एक वो बन गया, कनेक्ट बन गया कि हाँ चलो ये बंदा है कोई, मैं जानता हूँ, देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने नज़र बट्टू छोड़ा। मैंने कहा यार अपना काम खुद स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, हमने अपना एक चैनल वगैरह खोला और वो चला, सही चला। फिर थोड़े से डिस्प्यूट हो गए तो बंद करना पड़ा। किस नाम से था जानना? हल्ला के नाम। उस पर हमने इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको लेके वीडियोस भी बनाई। जो एक सीरीज आई थी कॉलेज रोमांस, उसमें एक एक्टर थे केशव, लीड रोल में ही थे, उनको लेके वीडियोस बनाई काफ़ी सारे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, चली भी वीडियोस। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट आया तो इस वजह से फिर अलग होना पड़ा वहाँ से अलग हुआ। अब मेरे पास थी जॉब नहीं, मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो मैं अराउंड 2 महीने घर पे बैठा था। 2 महीने तक मैं वही फिल्में देख रहा था, अपना खुद ना कुछ कर रहा था, लिख रहा था, सब चीज़ कर रहा था। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ऑल राइट में। पहली वीडियो मैंने लिखी एज अ फ्रीलांसर, उनको सही लगी, उन्होंने बुलाया एज फॉर इंटरव्यू, सिलेक्शन हो गया, सब हो गया। अब ऑल राइट में अब क्या था, बेसिक मैं कहूँगा जो
फिल्म मेकिंग की प्रॉपर नॉलेज है ना वो वहाँ से मिली, क्योंकि वहाँ पे ना काम बहुत प्रोफेशनल और ऐसे ढंग से हो रहा था कि मैंने देखा नहीं था ऐसे इस लेवल पे काम, लाइक काफ़ी बड़े लेवल पे काम करते थे। तो वहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिली फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव को देखें तो। एंड हाउ आर यू रीचिंग आउट देम? पहले नजर बट्टू को कैसे रीच आउट करा, फिर ये ऑलराइट को नज़र कैसे रीच बट्टू आउट करा? को तो वहीं से रीच आउट करा था मैंने, फेसबुक के थ्रू। उनके जो फाउंडर हैं उनको टेक्स्ट किया था मैंने। और ऑल राइट का ही था, ऑल राइट की वीडियोस उस टाइम बहुत चल रही थी और मैं देखता भी था कि ये सारी वीडियोस हैं। तो लकीली मेरा ना वहाँ के जो 2-3 बंदे थे, नहीं, पहले मैंने टाइम लाइनर्स के लिए बीच में एक स्केच लिखा था एज अ फ्रीलांसर। तो वो कैसे होता, मेरे जिम में एक बंदा आता था तो वो उनके यहाँ काम करता था, अभी तो वो फिल्मों में बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो उससे बातचीत हुई थी मेरी और उसने फिर मेरे को फ्रीलांसिंग वहाँ पे दिलवाई थी, और उनके थ्रू फिर मैं ऑल राइट, क्योंकि उनके ऑल राइट में भी जान पहचान थी, तो उनके थ्रू मैं ऑल राइट में गया था। फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट करा, उसके बाद इंटरव्यू देके फिर मैं वहाँ पे हो गया। अब जब वहाँ पे हो गया उसके बाद लग गया मेरे को कितना 4-5 महीने हुए होंगे काम करते हुए, फिर लग गया था लॉकडाउन 2020 का। वापस घर पे, घर से काम कर रहे हैं। अब घर से जब काम कर रहे थे तो वहीं पे हर्ष भाई का भी मेरे पास मैसेज आया कि यार कुछ घर घर का बना सकते हैं, और मेरे को यार समझ नहीं आ रहा कि घर घर का क्या बनाऊं, तो तू अगर फ्री है, मैं राइटर तो ढूंढ ही रहा था, तू बता दे। तो मैंने कहा चलो फ्रीलांसिंग उठा लेते हैं, साइड में थोड़े पैसे बन जाएंगे। तो वहाँ पे हमने लिखी थी दारू विद डैड, फर्स्ट पार्ट। तो दारू विद डैड का फर्स्ट पार्ट वहाँ पे लिखा था। तो दारू विद डैड दी, दारू विद डैड भी मैंने उनको बहुत पहले दे रखी थी। उनको कहीं से मिल गई होगी जब वो ड्राफ्ट्स खोल रहे होंगे, तो उन्होंने बोला ये तू नहीं करा था? मैंने कहा हाँ हाँ। तो कह रहे यार इसको और थोड़ा बेटर करके हम लोग कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसको हमने और वर्कआउट करके बेटर किया, फिर वो हो गई रिलीज। अब वो वीडियो चली गई बहुत वायरल, इनसेन वायरल। अभी भी उस पर कुछ 55 मिलियन व्यूज़ हैं। तो वो जब चली गई तो उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र किया कि तू परमानेंटली मतलब हमारे साथ ज्वाइन हो जा। तो मैंने कहा यार मैं अभी काम कर रहा हूँ ऑलराइट में, तो मैं थोड़ा उसमें था कि मैं कॉर्पोरेट अच्छा खासा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ का ऑलराइट का। तो मैंने कहा यहाँ पे छोड़ के, और मेरे को चीज़ें भी बहुत सीखने को मिल रही थी, मैंने कहा सही रहेगा एक मतलब इंडिविजुअल क्रिएटर के पास जाना या नहीं रहेगा। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में था, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ले लेते हैं बेट, क्योंकि मुझे हमेशा से बंदा पसंद तो था ही, इसका कंटेंट वगैरह सब चीज़ें। तो मैंने कहा एक बेट ले लेते हैं, देखी जाएगी बाद में जो होगा। मैंने ऑलराइट छोड़ा, मैं यहाँ पे हो गया ज्वाइन होके। अब क्या था अच्छा क्या था, मैंने जब हर्ष भाई की टीम ज्वाइन करी ना, तो मैं शुरुआत में बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था ऑफिस में और कुछ नहीं। तो क्या हुआ, सब लोग ऐसे सोचते थे, ये लोग अब बताते हैं मुझे, ये लोग सोचते थे कि ना मैं ना अपने आप को सुपीरियर समझता हूँ, या मैं पागल हूँ कोई कि बैठ के बस काम कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा। सब थोड़ा वो फील करते थे कि यार ये आता है, कुछ बोलता भी नहीं है, क्या बंदा है, खड़ूस टाइप का, रूड है। तो ये सब सोचते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रिप ऑफिस की, इन्होंने कहा कि एक ट्रिप पे चलते हैं। तो जब मैं वापस इनके साथ ज्वाइन कर लिया था, तो जो पहला शूट ज्वाइन होने के बाद किया, बीच में फ्रीलांसिंग के मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स करे थे दारू विद डैड के बाद भी। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट किया वो था, जो लिखा था वो था हाईजैक, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि ट्रिप आ गई बीच में, तो कहते हैं ट्रिप के बाद शूट कर। और आपने एक्ट करना पहली बार कब स्टार्ट करा था? वही यही बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि ट्रिप पे गए। अब ट्रिप पे क्या हुआ, सारे लड़के थे, ठीक है, सारे लौंडे जितने भी थे वो सब ट्रिप पे गए, मेरे को भी ले गए ये लोग। अब वहाँ पे क्या हुआ, सबने पी ली शराब। अब जब शराब पी तो सब हो गए एक दूसरे के आगे नंगे। अब मैंने फिर बकचोदी करनी चालू कर दी सबके साथ। फिर उन्होंने मुझे बोला तू ये सब करता है तो तू वहाँ पे चुप क्यों बैठता है ऑफिस में? मैं यार किससे बात करूँ, मेरी फटती है, पता नहीं क्या बोल दो, क्या बोल के खा तो जाए, खा थोड़ी जाएंगे तुझे। तो ऐसे करके फिर वहाँ से फिर मतलब खुल गए। अब खुल गए, वापस आया तो और जो ऑफिस के बंदे थे ना, वो मैं फुल एकदम चौड़ में घूम रहा इधर उधर, और सबसे बातें कर रहा, सब ऐसे देख रही है, वही बंदा है क्या, तुमने क्या कर दिया इसके साथ ट्रिप पे? तो वहाँ पे ये सीन हो, तो मैंने वहाँ पे बोला, एक कैरेक्टर लिखा था उस हाईजैक में ही, सूर्या नाम का। तो मैंने कहा कि भाई ये वाला मैं कर लूँ? तो कह रहे तू कर लेगा? मैंने कहा अरे तो मैं ऑडिशन भेज दूंगा। मैंने ऑडिशन भेजा, उन्होंने कहा चल ठीक है तू कर ले। और वो फिर वीडियो भी बहुत अच्छी गई, और कैरेक्टर पे बहुत वो रिस्पॉन्स अच्छा आया कि भाई ये वाला कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया था, ये वो। तो फिर वहाँ से फिर वो मुझे देने लग गए, कांस्टेंट रोल्स वगैरह देने लगे। फिर वही है, फिर दोस्ती यारी होगी बहुत अच्छी, अब चल रहा है वहीं से। पूरब से भी आप पूरब से भी वहीं मिला था। पूरा वो मेरी दोस्त, पहले मेरी दोस्ती पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा पूरब से ही हुई थी, क्योंकि वो क्या था, हम दोनों लिखते थे बैठ के अंदर रूम में, बाकी सब उधर काम करते थे।
तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। पूरब भी राइटर थे स्टार्टिंग में? हाँ, पूरब भी राइटिंग करता था, मेरे साथ ही बैठता, तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। हमारा एक अलग रूम था, वहीं पे बकचोदी करते रहते थे, बातें करते रहते थे, ठीक है, ऑफिस की बातें करते रहते थे, ये वो। तो वहाँ पे उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, फिर धीरे धीरे सबके साथ हो गई। व्हाट डू यू फील कि ऑल राइट में ज़्यादा अच्छा था या फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है? ऑल राइट में मैंने ना, ऑल राइट में प्रोफेशनलिज्म बहुत था। यहाँ पे क्या मजा आता है कि यहाँ पे ना काम होता है दोस्ती यारी में, बकचोदी करते करते सारे सीन्स निकल रहे हैं, फिर जैसे टाइम क्रंच हो गया तो सबकी मारी जा रही है, तो उसमें भी लोगों को हंसी आ रही है, कोई सीरियस नहीं ले रहा काम को, ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे कि हर्ष भाई खुद सीरियस नहीं लेते कभी कभी काम को। वहाँ पे जो आकृति डायरेक्ट करती है वीडियोस, वो चिल्लाती रहती है कि यार सीरियस हो जाओ, अब शिफ्ट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुबह होने वाली है, रात में पूरा सीन निकालना है, कर लो। और हम 3-4 लौंडे बैठ के हंसते रहते हैं खूब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्ती वारी में बकचोदी में निकल जाता है, वहाँ पे होता था प्रोफेशनलिज्म पूरा। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ है वो वहाँ से ली कि अगर कहीं बाहर जाऊँ काम करने, जैसे अभी 2-4 ऐड कर गए, तो कैसे बिहेव करना है, और दोस्ती यारी में तो चल ही रहा है कि बकचोदी में काम निकल जाता है। अब तक के आपके कैरियर में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था? ये चीज़ जिंदगी भर याद रहने वाली कोई एक चीज़ हो जाती है ना, वो चीज़, ऐसा कोई मोमेंट? भाई मेरे को ये बहुत सही लगा था। एक बार क्या हुआ था कि जब ये वीडियो आई थी ना, वीर वर्सेस हीर आई थी, तो उसमें मेजर रोल था, मतलब पहला एज अ ब्रेक थ्रू मेजर, तो वो था। मुझे राइटिंग के लिए तो मैसेजेस आते ही रहते थे कि भाई बहुत बढ़िया गए वो। फिर वो जब वीडियो आई तो वो भी बहुत मतलब वायरल हो गई वीडियो। तो पहली बार मेरा एज ना ऐसे फैन इंटरेक्शन हुआ किसी से, कि किसी ने पहचाना और ऐसे करके हाथ मिला के गया, तो अरे यार हो गए, अब पार हो गए। और ईमानदारी से बताऊं, बाहर भी सब लोग बोल रहे थे कि फोटो करवा दो, बाहर भी करवा दो, मतलब रुक जाओ। तो वो रोल उससे ना थोड़ा बूस्ट मिल गया, हिट मिल गया। जो आइडियाज रहते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखनी है, इसके लिए आइडियाज आते कहाँ से हैं? प्रोसेस क्या होता है आपका? क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऐसा रहता है, पहले तो हम सब बैठते हैं, ठीक है, बैठ के हम 10 से 11 टॉपिक्स, जो बेस टॉपिक है वो डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है, किस पे बना सकते हैं। अब वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि मैं ना कोई भी जो टॉपिक मिलता है ना, उसके कैरेक्टर्स और ये सब नहीं सोचता, मैं पहले सोचता हूँ एंड क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एंड अच्छा होना चाहिए। तो पहले मैं एंड सोचता हूँ, जब एंड बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इस एंड तक अब मुझे पहुँचना कैसे है। तो वो मेरा प्रोसेस है कि पहले मैं एंड सोचता हूँ, और उसके बाद पूरी स्क्रीन प्ले सोचता हूँ कि मुझे स्क्रीन प्ले में इस एंड तक पहुँचना है, मेरे पास बी पॉइंट है, अब मुझे ए टू बी कैसे लाना है, वो सब फिर बनता चला जाता है अपने दिमाग में। कहीं पे वो आता है कि क्रिएटिव लिबर्टी है एक तरफ, और दूसरी तरफ है कि ऑडियंस को रिलेटेबल भी लगना चाहिए कंटेंट, तो उसके बीच में कभी दिक्कत आती है? दिक्कत तो बहुत आती है, इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि चीज़ें वो जिसमें मतलब रिलेटेबिलिटी फैक्टर पे कोई जोक मारा जाए। जैसे कि ना, हमने जब दारू विद डैड बनाई थी, तो मेन जो फोकस पॉइंट ये था कि एक पॉइंट पे हर किसी लड़के ने सोचा है कि मैं अपने बाप के साथ बैठ के दारू पीऊँ, तो वो रिलेटेबल पॉइंट तो हो गया। अब उसमें एग्जैजरेशन कर दो, कैरेक्टर्स ऐसे बना दो कि लोगों को हंसी भी आए और रिलेटेबल लगे कि यार हम भी ऐसे अपने बाप के साथ अगर दारू पिए तो कितना मजा आएगा, हमारा बाप दोस्त बन जाए हमारा। तो वो रिलेटेबल फैक्टर पूरी वीडियो थ्रू आउट रहेगा। और कैरेक्टर्स इतने ओवर बेसिकली इनकी हर्ष भाई की वीडियोज में क्या होता है, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस होती हैं बहुत एग्जैजरेटेड, मोर लाइक जैसे हम 2000 की फिल्म्स देखते थे, प्रियदर्शन वगैरह की, तो वैसा पूरा जोन रहता है कि एग्जैजरेट हो रही हैं चीज़ें, बिना सर पैर की भी चीज़ें हो रही हैं लेकिन हंसी आ रही है, तो वो चीज़। पर हमने बीच में फिर एक्सपेरिमेंट भी करा था 2-3 बार हमने, वो उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने हु किल्ड जेसिका बनाई लॉकडाउन के टाइम पे, उसके लिए तो मुझे बहुत जगहों से मैसेज आए कि हमने एक सेटअप में पूरा, सिर्फ एक सेटअप में सस्पेंस थ्रिलर पूरी अच्छे से वीव कर दी, तो उसके लिए बहुत मतलब तारीफ हुई थी कि भाई बढ़िया काम, क्योंकि एक सेटअप में इतना सब कुछ दिखाना चीज़ें और इतनी ग्रिपिंग तरीके से, तो और उसमें भी हमने ये नहीं छोड़ा था, हम जो भी बनाते हैं उसमें ये देखते हैं कि कुछ भी बना रहे हो, कोई भी जॉनर का हो, बिकॉज यूट्यूब ऑडियंस वही है उनकी कि कॉमेडी तो होनी ही चाहिए, तो हमें वो मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कोई भी जॉनर उठाए उसमें कॉमेडी। जैसे हमने वो भी बनाई थी, अगर बर्फ़ी बनाई थी हमने, जो काफ़ी इमोशनल थी वो तो, बट उसमें भी हमने कहीं ना एक कॉमेडी फैक्टर नहीं छोड़ा था कि कॉमेडी कांस्टेंट आएगी और फिर लास्ट का जो आधा घंटा पूरा रहेगा वो पूरा इमोशनल एंगल पे एंड होगा। कौन सी वीडियोस डायरेक्ट करी अभी तक आपने? भाई डायरेक्शन तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, जब मैं पूरब के साथ, तो पूरब का चैनल बना है तो उस पर मैंने फिर डायरेक्शन। जब राइटिंग करते हो या डायरेक्शन करते हो तो
तो ऑब्वियसली यू आर वर्किंग विद अ बिगर स्टार जो ज्यादा पुराना है, ज्यादा पावर में है, तो वहां पे डिफरेंसेस नहीं आते? वो कहता है ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आप करो नहीं, टेक्निकली ये ज्यादा करेक्ट है। नहीं ऐसा भाई, टाइप का। क्योंकि वही बोला ना मैंने कि हमारी तो दोस्ती यारी वाली बॉन्डिंग हो गई। अभी मैं किसी और उस पे जाऊं और जैसे कोई नया आता है, हम लेते हैं कई कई बार इन्फ्लुएंसर्स को भी लेते हैं वीडियोस में, तो उनके साथ थोड़ा वैसे बात करना पड़ता है प्रोफेशनली कि आपको ना ऐसे करना पड़ेगा, वैसे नहीं। यहाँ पे तो मतलब वैसा है कि सीधा बोल देते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, कितना गंदा लग रहा है, दोबारा करो। फिर उधर से वो बोल देते हैं, हाँ अबे मैं नहीं कर रहा, थका हूँ मैं, अरे भाई कर लो ना यार, ऐसे कर लो ना, ऐसी बातचीत चलती है तो सेट पे। तो कभी डायरेक्शन भी कर रहे हो, कभी राइटिंग भी कर रहे हो, कभी एक्टिंग भी कर रहे हो, ये सारी चीजें एक साथ मैनेज हो जाती हैं? होती है तो कैसे करते हो? मैनेज करना पड़ता है ना, पैसा मिलता है। इतने टाइम में आपने जो देखा है कि जो कंटेंट क्रिएशन का स्पेस है कितनी चेंज हुआ है, तो क्या चेंजेस आपको लगते हैं हुए हैं, क्या चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि अब ये ट्रेंड आने वाले हैं, और अगर कोई एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है तो उसे इस टाइप के कंटेंट पे जाना चाहिए ताकि वो पॉपुलर हो सके, ग्रो कर सके? भाई कंटेंट क्रिएशन का ना मुझे ये लगता है कि अभी जैसे जो अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं इस फील्ड में, तो पहला तो है कि अपना एक जोन डिसाइडेड होना चाहिए कि हमें कैसा कंटेंट निकालना है। कुछ लोग होते हैं ना कि हर चीज़ में हाथ पैर मारते हैं, कुछ नहीं होता फिर उसका। तो एक बार पहले अपनी बीट पकड़ लो कि तुम्हारी बीट क्या है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम किस चीज़ में तुम्हें लगता है कि तुम फोड़ ही दोगे, वो चीज़ पकड़ के उस पर आती है दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट में, क्योंकि ये होता है ना कि आजकल का टाइम बहुत फास्ट हो गया है। तुम अगर थोड़े टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं रहते, कोई और आ जाता है तुम्हारी जगह, तो वो कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और अपनी एक बीट कि हाँ भाई मैं इसी लाइन पे चलूँगा। कॉमेडी में भी ना बहुत ऐसे वाइड वो होती है, ब्रांचेज होती हैं, तो तुम किस टाइप की करना चाहते हो। तुम फिजिकल कॉमेडी में अच्छे हो, तुम थोड़े डार्क ह्यूमर वाली चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा अच्छे हो, या तुम बोलने में एक एक ना एक ऐसा जोन होता है कि पोकर फेस से सीधे सीधे बस एक क्रिएटर हैं जैसे क्या नाम है उनका, विशाल दयामा करके क्रिएटर हैं। तो उनका क्या है, वो जब रील्स बनाता है बंदा, वो बस सामने पोकर फेस में बोल रहा है चीज़ें, लेकिन उस बात पे हंसी आ रही है बिकॉज वो राइटिंग इतनी अच्छी है। तो ये सारे वो डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारी बीट क्या है, तुम किस में बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड उसके बाद कंसिस्टेंट। कोई एडवाइस फॉर बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स जिसकी वजह से वो थोड़ा ग्रो कर सकें? सेम रिलेटेड भाई वही चीज़ है कि पहली चीज़ ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सोचते हैं कि इस लाइन में तो बहुत पैसा है, इसमें चले जाओ। तो अगर कोई बंदा पैसे को देख के आ रहा है ना, तो नहीं कर पाएगा ग्रो। अगर वो जेन्युइनली कुछ क्रिएट करना चाहता है, अंदर से आना चाहिए वो क्रिएशन की चीज़ ना, कि हाँ यार मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं दिखाना चाहता हूँ, इंटरनेट फ्री है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो वो बंदा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आजकल के टाइम में, चलो इन्होंने तो ऑडियंस बिल्ड कर ली, हर्ष भाई ने, तो इनके तो लोग 1.5-2 घंटे का भी कंटेंट देखते हैं। बट अगर तुम अभी शुरू करने की स्टार्ट कर रहे हो, आई सजेस्ट कि शॉर्ट कंटेंट की तरफ, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है रील, इसीलिए जो आप शॉर्ट्स क्रिएटर देखोगे ना, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। रीज़न यही है क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, उन्हें चाहिए 30 सेकंड में लाफ्टर, आगे बढ़ो, किसी के पास टाइम नहीं है। तो तुम छोटे टाइम स्पैन में कैसे लोगों को हंसा सकते हो या कुछ ऐसा डिलीवर कर सकते हो जो वो कुछ ऐसा बहुत अच्छा गिव अवे दे सकते हो, तो वो चीज़ होती है। जैसे एक क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे विजय कुमार करके, तो वो बस 10-15 सेकंड की वो बनाता है, और उसमें ना वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है ना, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, इसी रीज़न से क्योंकि उसका कंटेंट, एक तो उसके कंटेंट को देख के आपको 10-15 सेकंड में हंसी भी आ जाएगी, और वो इतनी छोटा सा बनाता है, लोग देखते हैं, हंसते हैं, फॉलो कर लेते हैं कि चल यार छोड़ो, क्विक, हर चीज़ क्विक मांग रही है आजकल जो ऑडियंस है। या तो फिर तुम अपनी ऑडियंस ऐसी बना लो कट्टर, जो तुम्हारा कंटेंट तुम चाहे 4 घंटे का भी डालो ना तब भी देखे। पर अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो इस टाइम जोन में, तो आजकल का टाइम जोन तो वही है फास्ट फूड वाला, कि सबका अटेंशन स्पैन कम है, सबको सब चीज़ तेज़ी में चाहिए। छोटा सोचो, अच्छा सोचो, और एंड में रिवॉर्ड दो वीडियो। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आज तक आपका जो करने में लगा हो, यार ये नहीं लिखा जा रहा मेरे से? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था जो रिलीज़ नहीं हुआ, वो बता दूँ क्या? हाँ बता दो। यार अभी हम एक, मतलब रिलीज होना या फिर कभी नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा होगा। लूपर। एक सीरीज लिखी है अभी, मतलब 2 सीरीज रेडी हैं, उस पर काम चल रहा है। तो एक जो है ना, वो काफ़ी हमने अपने जोन से बिल्कुल अलग लिखी है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट स्लम्स एंड ऑल, उसके बारे में। तो वो जो चीज़ थी ना, उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ा मत्था बच्ची, क्योंकि मैं हूँ नहीं,
उस जगह से, तो मुझे पता नहीं वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, बात करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने, मेरा एक दोस्त है उस बचपन का, उसके साथ मैं स्लम्स वगैरह में थोड़ा गया था, घूमा था, देखी थी चीज़ें, बंदों के साथ बात करी थी। मेरे घर के पास ही स्लम है, तो वहाँ पे चीज़ें वीज़ें करी थी, कैरेक्टर्स वहाँ से उठाए हैं, एक्चुअल कैरेक्टर्स मैंने। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी अलग है और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा जाएगा जब आएगा तो, मतलब बहुत डिफरेंट है वो। उसकी जो कॉमेडी भी है ना उस सीरीज़ में, वो भी बिल्कुल जो हम करते आए हैं उससे बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट कॉमेडी भी वैसी रखी है, और काइंड ऑफ सीरियस थोड़ा सा ड्रामा है। तो वो चीज़ करने में अच्छा भी लगा था, मज़े भी आए थे। और वो भी, और अगर वो पूछा जाए कि किस में जो रिलीज़ हो चुका है, तो वो होगा लॉकडाउन के टाइम पे जब हमने हु किल्ड जेसिका लिखी थी। तो उसमें क्या था कि कुछ नहीं आ रहा था। पहले मैं बताता हूँ हु किल्ड जेसिका की स्टोरी क्या थी, बहुत अलग थी। कि ऐसा था कि एक बंदा होगा, टैक्सी में अपनी बंदी को छोड़ने आया, और किसी बंदे को छोड़ने आया, सॉरी, और वो जब छोड़ता है तो देखता है ये तो मेरी बंदी का घर है। तो वो बंदी का, ये मेरे बंदी के घर में क्या करने जा रहा है। तो फिर वो टैक्सी ड्राइवर उतरता है, ऊपर जाता है। अब ना इन तीनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है बस, कि ये कौन है, वो कौन है, पूरा वो फनी वे में था, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा और क्या ही बनाएंगे अभी एक सेटअप में। तो क्या हो रहा था कि मैंने कोई फिल्म देखी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, कोई फिल्म थी, कोरियन फिल्म थी कोई। तो ना उसमें भी एक सेटअप में ही पूरा खेला गया था, वो पूरा जो उनकी 2 घंटे की फिल्म थी। तो मैं ऐसे ही नहा रहा था, नहाते नहाते ना बाथरूम थॉट आया कि यार एक सेटअप में उन्होंने बनाई तो हम भी तो कुछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वाली स्टोरी तो आधी लिख ली थी कि कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन चलेगी। तो एकदम से दिमाग में थॉट आया कि वो बंदा पहुंचा और दोनों को लड़की मरी हुई दिखी, उसके बाद क्या हो सकता। फिर वहाँ से वो पूरी स्टोरी वीव हो गई कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि ऐसा क्या दिखा सकते हैं। पहले था कि ठीक है लड़की मर गई है, ठीक है लड़की की लाश पड़ी हुई है, बट लास्ट में ना कुछ ऐसा ट्विस्ट चाहिए कि मतलब दिमाग बिल्कुल वो हो जाए कि बिल्कुल ही अलग, किसी ने सोचा भी नहीं था। कि अभी तक सब सोच रहे हैं कि किसी ने मर्डर किया होगा, मर्डर किया होगा, मर्डर किया होगा। तो मैंने कहा यार मर्डरर दिखा देंगे तो फिर तो क्या ही रहेगा, वो तो नॉर्मल चीज़ होगी, बट कुछ अलग होना चाहिए। तो फिर ना थोड़ा रिसर्च करने में पता चला एक वो ड्रग के बारे में, कि जिसको लो तो तुम 7-8 घंटे के लिए कोमा में चले जाते हो। तो फिर हमने फिर वहाँ से वो पूरा एंगल चेंज कर दिया कि लास्ट में कि उसने वो ले रखा था और वो जग जाती है, एंड वो देखती है उसके घर में लाशें वाशें पड़ी हैं, तो उसकी फट जाती है। तो वही सेम रिएक्शन है, हमने जो रिएक्शंस भी देखे थे ना, तो लोगों के भी वही आए थे कि वो जग गई है और वो देख रही है उसके घर में लाशें पड़ी हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो वो चीज़ ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल थी। इतने टाइम से जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, व्हाट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो आज तक आपने सीखी है? मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट आई हैव लर्नड, कि भाई जैसे मैं जो करता हूँ चीज़, वो अब मैंने थोड़ी कम कर दी है। मैं काम को टालता बहुत हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, और जिससे बहुत चीज़ें ना ख़राब भी हुई हैं पास्ट में। तो मेरे हिसाब से अगर तुम किसी चीज़ में घुसे हुए हो ना, और स्पेशली इस फील्ड में अगर कोई एस्पायरिंग राइटर है या कुछ भी है, मैं आई सजेस्ट कि कुछ भी लिखो, दिन का ना 2-3 पन्ने तो लिखो ही लिखो, चाहे कुछ भी आलतू फालतू लिख रहे हो लिखो। तो वही है कि अपना जो काम कर रहे हो ना, क्योंकि आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में तुम्हें रेगुलर करते रहना पड़ेगा, रोज ना रोज। वही है कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो रोज बंदा प्रैक्टिस के लिए जाता है, वही चीज़ है कि रोज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैंने अब सुधार ली है। पहले मेरे में ये था कि मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता, मतलब मैं एक हफ्ते में बस 1 पन्ना लिख रहा हूँ, ऐसा हाल था मेरा। तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी इफेक्ट करने लगी, जब खुद को भी और करियर ग्रोथ को भी, तब मैंने फिर ये चीज़ सुधारी। अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है, और करना है। अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू बहुत लेट काम देता है, वो। तो अभी और उस पर है कि और थोड़ा सा अपने आप को ट्यून इन करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। हाँ, नहीं करना। सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में आ रहा है, राइटिंग में, एक्टिंग में, या फिर डायरेक्शन में? भाई मैंने स्टार्ट राइटिंग से किया था, तो राइटिंग में ही आ रहा है, और जब खुद की राइटिंग पे एक्ट करने को मिलता है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार मज़ा आ रहा है। एक्टिंग करने में मज़ा तो आता है, मज़े आते हैं। किसी भी एस्पायरिंग राइटर को आप कोई टिप्स देना चाहोगे ताकि उसका जो कंटेंट है वो एंगेजिंग रहने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी रहे, उसके साथ साथ वो नए फ्रेश और रिलेटेबल कंटेंट को क्रिएट करता है? टिप ना एक ही है कि वॉच और रीड। अगर बुक्स में हो इंटरेस्टेड तो जितनी पढ़ सकते हो, जैसे मैं मूवीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है ना, जब तुम, और सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। यही रीजन है जिसकी वजह से आप राइटिंग में ज्यादा हो, क्योंकि मूवीज देख रहे हो, सारे के सारे डायलॉग समझ रहे हो, स्टोरी लाइन समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड सिनेमा में इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं,
जब वो देखते हैं ना तो उनका पर्सपेक्टिव समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये ऐसी भी तो हो सकती है। क्योंकि हमारा जैसे माइंड ब्लॉक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ की फिल्म देखूंगा तो मेरे माइंड में वही है कि ये चीज़ तो ऐसी हो सकती है और कोई तो इसका वे आउट नहीं है। पर जब हम दुनिया भर की फिल्म्स देखते हैं ना तो पता लगता है अच्छा नहीं, ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती है, तो उसको हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ना अपनी स्क्रिप्ट में खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और सीन को बेटर बना देते हैं कि नहीं मैंने कुछ अपने आप बेसिकली क्या मशीनरी अपने आप वर्क करने लगती है। जब तुमने इतना कंटेंट अब्जॉर्ब कर लिया होता है उसके बाद मशीनरी अपने आप वर्क करती है कि तुम जब लिखने बैठोगे ना तो तुम सीन को बेटर तरीके से लिख पाओगे, कुछ अलग तरीके से लिख पाओगे। तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो, फिल्में देखो या बुक्स पढ़ो जो भी है, और कंसिस्टेंटली चाहे तुम कचरा भी लिख रहे हो ना लिखो। बिहाइंड द सीन्स शेयर करना चाहोगे कि कैसा रहता है पूरा जो प्रोसेस रहता है, वो कैसे होता है? एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आइडिएशन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, सारा का सारा प्रोसेस क्या रहता है एक वीडियो बिल्कुल बॉर्न होने से लेके पूरा पब्लिश होने तक का? तो इसका ऐसे रहता है कि कोई आइडिया आया किसी के दिमाग, पहले तो बैठते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ थ्रो करते हैं, 50 60 70 आइडियाज़ होते हैं, उसमें से एक पिक करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ चल सकती है, ये चीज़ किसी ने बनाई नहीं अभी तक, वो चीज़ पकड़ते हैं। उस चीज़ के बाद हम लोग बैठते हैं एक बेस बनाने में। जैसे सब लोग बैठते हैं, सब लोग पहले एंड सोचते हैं, क्योंकि मैंने प्रोसेस बता दिया तो सब उसी हिसाब से चलते हैं कि पहले एंड सोचेंगे। एंड निकल गया कुछ बहुत अच्छा, उसके बाद बैठते हैं हम कैरेक्टर्स डेवलप करने में कि कैरेक्टर्स कैसे होंगे। जैसे हम वीर वर्सेस हीर 2 में थे तो उसमें जो हर्ष भाई का कैरेक्टर है उसकी हमने बैक स्टोरी दी कि वो अब ना सच बोलता है सिर्फ। जिस तो हम ना ये सोच रहे थे कि यार पूरव के कैरेक्टर के पास भी एक एट्रीब्यूट है कि वो गंजेड़ी है, मेरे कैरेक्टर के पास भी एट्रीब्यूट है कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन ना इनका कैरेक्टर के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं, ये बस एक बंदा है जो बकचोद है। तो हमने सोचा कि यार 2 में ना कुछ अलग करते हैं, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ एक ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसके अराउंड हम जोक्स के अराउंड भी प्ले कर सकें और ना वो चीज़ ना देखने में भी अच्छी लगे। तो बहुत सोचा, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, तो उसमें एक निकल के आया कि मेरी आदत है, मेरे से उल्टा उनका निकल के आया। तो मेरी जो जेन्युइन वो है ना कि मैं ना झूठ बहुत बोलता हूँ, लोग कहते हैं, और मैं वैसे नहीं बोलता, मेरे मुंह से ही निकल जाता है। मतलब जिस बात में मुझे फंसना भी नहीं होगा ना उस बात में भी मेरे मुंह से झूठ निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, तू अपना कैरेक्टर ही दे दे मुझे कि मेरा कैरेक्टर झूठ बोलता है बहुत ज़्यादा। तो सब हंसने लगे। उसमें मुझे आया कि भाई झूठ के बजाय ना ऐसा रखते हैं कि सच बोलता है वो अब हमेशा, कि उसके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है कि उसने कसम खाई है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ सच बोलेगा। और क्योंकि जब सच बोलेगा आदमी किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे झूठ बोलना है और वहाँ पे सच बोलेगा तो कॉमेडी ज़्यादा आएगी। तो उस पूरी वीडियो में यही है कि हर जगह पे वो सच बोल रहा है, उसके दोस्त कवर अप कर रहे हैं कि भाई ये नहीं बोलना था, शिट शिट शिट, फंसे जा रहे हैं उसके सच की वजह से, फंसे जा रहे हैं। फिर फाइनली उसका लास्ट में टेक अवे ये दिया है कि वो बंदा अपने दोस्त के लिए झूठ बोल देता है कि दोस्त की गांड लग जाएगी। तो मैं फाइनली वो जब झूठ बोलता भी तो अपने दोस्त के लिए बोलता है। तो वो चीज़ लोगों को भी मतलब सही लगी थी कि झूठ बोला भी तो फाइनली अपनी कैरेक्टर ब्रेक किया भी तो दोस्ती के लिए किया। तो वो चीज़ होती है कि कैरेक्टर्स अच्छे बनाओ, एंड सोच लिया, उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना। उसके बाद का प्रोसेस सिंपल रहता है, क्योंकि जोक्स वोक्स तो क्या है, हम लोग बकचोदी निकाल देते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें जो स्क्रिप्ट में डलती है ना, वो जो हम बैठ के बातें कर रहे हैं रियल लाइफ, दोस्त बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वही निकल जाती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि अभी ये नई वीडियो में जोक भी है जो पूरव की अभी आ रही है संडे को वीडियो। तो क्या हुआ था कि हम लोग ऐसे बैठे होते तो किसी बंदे ने ना कुछ बोल रहा था, बहुत इमोशनल बात बोल रहा था वो, कि ऐसे ऐसे हो गया भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ वैसा बंदा हूँ, और भाई मेरी एक ही माँ है, उसकी कसम खा के बोलता हूँ। तो पूरव एकदम से बोलता, एक ही माँ क्या होता है, सबकी एक ही होती है, हमने क्या पिन कोड के हिसाब से माएँ रखी हैं हर जगह पे। तो ये वाला जो उसने डाला वो हमने कैच कर लिया, वो स्क्रिप्ट में डाल दिया। तो ऐसी बातें होती हैं कि बातें होती रहती हैं, उसमें से जोक निकलते रहते हैं, और मैं साइड बाय साइड जब भी बातें कर रहे होते हैं लोग, मैं रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देता हूँ, उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वहाँ से सुनता हूँ कि अच्छा ये बात हुई थी, इसको स्क्रिप्ट में जोक की तरह कैसे डालना है, फिर वो डाल देता हूँ। और बाकी जो स्क्रीन प्ले है वो तो फिर निकल ही जाएगा, अगर एक बार तुम्हारे पास कैरेक्टर्स अच्छे एस्टैब्लिश हो गए और एंड मिल गया ना, उसके बाद पूरी स्क्रिप्ट निकल जाती है। एक बार ये चीज जो नेचुरली हो गई कि बात में कोई चीज निकल गई, वो चीज फिर से अब जानबूझ के एक्ट करना, उसमें कष्ट नहीं आता क्या? नहीं, फिर वही तो एक्टिंग है, दिखाना है चीजें। तो वही मतलब एग्जैक्ट वो नहीं डाल सकते जो भी उन्होंने बोला, बोलते तो क्योंकि लौंडे बहुत कुछ है ना आपस में, तो वो सब एग्जैक्ट नहीं डाल सकते, लेकिन उसको ट्वीक करके स्क्रिप्ट के हिसाब से मोल्ड कर दो। मतलब बेसिकली हमें एक जोक का प्रीमाइस मिल गया, एक पंच लाइन का वो मिल गया कि पंच लाइन ये होगी, इसके पहले का बिल्डअप लिखना है,
तो वो हो जाता है कि बातों में ना पंच लाइन्स मिल जाती हैं, जब पंच लाइन मिल जाती है तो उसके पीछे का बिल्डअप करके जोक बना। कोई एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर जिसके साथ काम करने का मन है, या फिर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कि मेरे को एक दिन यार ये चीज़ करनी है? ड्रीम प्रोजेक्ट भाई अभी तो फिलहाल मेरा वही है ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, जो सीरीज लिखी है। जो स्लम वाला है, हाँ वो क्यों, किसके और channel पे एक किया और था? चैनल नहीं यार, वो हम ओटीटी पे पिच कर रहे हैं, और एक और हमने सोचा है प्रोजेक्ट, वो भी काफ़ी अच्छा सोचा है। तो वो आपने वो देखी थी फर्जी जो आई थी अमेजोन प्राइम पे, तो काइंड ऑफ उस लाइंस पे एक सीरीज का आइडिया सोचा है, तो उसको पिच किया है अभी हमने जियो वगैरह पे। तो अभी देखते हैं उधर से रिवर्ट आता है, तो हमने उसका पायलट एपिसोड लिख के दिया था, तो वो, पर वो अगर बन गया तो अच्छा रहेगा। ये 2 सीरीज हैं जो है। बाकी अगर आपको किसके साथ काम करना है तो मैं कहूँगा यार मुझे ना, यार एक तो अनुराग कश्यप के साथ काम करना है, चाहे कोई नीचे स्पॉट बॉय वाली भी वो मिल जाए, वो भी चलेगा। और दूसरा जो मुझे अभी हाल फिलहाल में जो डायरेक्टर ना काफ़ी मतलब सही लगा, मतलब वो हाल फिलहाल में क्या, वो तो मैं काम तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, वो है अभिषेक चौबे, जो इश्क या डेढ़ इश्क, अभी उनकी एक सीरीज भी आई थी किलर सूप। तो वो किलर सूप जो सीरीज जो, और तीसरे राजन डी के, उनका ह्यूमर मुझे बहुत सही लगता है, जिस हिसाब से वो मतलब जोक्स लैंड करवाते हैं ना, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे अच्छी वो कर पा रहा है कॉमेडी। मतलब उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, गोवा गॉन ले लो आप, स्त्री ले लो, कोई भी ले लो, जोक्स बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल होते हैं, और ऐसे होते हैं कि लाइक आप सिचुएशनल जोक्स होते हैं, ऐसे नहीं होते कि जोक लिखा गया है कोई, वो सिचुएशन में जोक आ गया तो उस पर ज़्यादा हंसी आती है। तो उनके उनके जैसा ह्यूमर मतलब मुझे लगता है आज की डेट में कोई डिलीवर कर पा रहा है इंडिया में, मतलब बहुत सही। फ्यूचर ड्रीम क्या है? कहाँ देखते हो कि 20-30 साल बाद मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ? भाई फ्यूचर का कभी नहीं सोचा आज तक। मैं फ्यूचर का सोचता हूँ ना मेरी फट जाती है इसलिए मैं सोचता ही नहीं, लिव इन द प्रेजेंट, अभी जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कल को कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा सीन है। तो फ्यूचर का तो मैं मतलब कभी नहीं सोचा। पहले सोचता था एक टाइम पे, लेकिन फिर एक वही हुआ था ना कि बीच में एक सेटबैक आ गया था कि मैं सोचता था इस टाइम तक तो ये कर लूंगा। अब क्या होता है जब तुम फ्यूचर का सोचो, जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मैं 1 साल बाद ले लूंगा एक लैम्बोर्गिनी, और आपने बहुत शिद्दत के साथ सोच रखा है वो, अब वो पूरा ना हो XYZ रीजन से, तो लगेगा बुरा। तो फ्यूचर का सोचो ही मत, लिव इन द प्रेजेंट, करते रहो काम। जब आप डायरेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सीन को, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता होगा कि एक्टर से वो नहीं निकल रहा जो आप निकालना चाहते हो, उस सीन में आप क्या करते हो ताकि वो डिलीवरी मिल पाए जो आपने मन में सोच रखी है, जो आपकी राइटिंग? हाँ ऐसा हुआ है 2-3 बार कि जैसे मैं जो सोचता हूँ ना वो निकल के नहीं आ पा रहा, लाइक एक्टर वो पंच लैंड नहीं करवा पा रहा। तो कुछ नहीं होता, पहले तो या देखो यूट्यूब में तो ऐसा रहता है ना कि हमारे पास फिक्स बजट होता है, फिक्स टाइमलाइन होती है, तो कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, नहीं जा सकती, अगली शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास टाइम होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले तो बंदे को करवाएंगे रिलैक्स कि भाई तू डायलॉग मत पढ़, भूल जा डायलॉग जो भी लिखा है तू। मैं उसको बताता हूँ, देख सीन ये है ठीक है, अब तू जाएगा और तू अपनी तरफ से बोल दे जो तेरे दिमाग में आ रहा है सीन समझ के, और जब वो वैसे करता है फिर वो निकल जाता है जो मैं लैंड करवाना चाहता हूँ, और एग्जैक्टली वही बोलता है जो लिखा होता है। बट उसके दिमाग में ये डाल देते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं, आराम से अपना कर, तो वो टेंशन फ्री होके जब देता है तो कर देता है। फेवरेट डायरेक्टर कौन है? वर्ल्ड वाइड या कैसे? हाँ खुला बताओ, पूरी दुनिया, मार्स का भी बता दो भाई एक तो मुझे केतन मेहता बहुत पसंद है, सुधीर मिश्रा, और एक डायरेक्टर हैं उनका नाम यार मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, बहुत वैसा नाम है, पर लास्ट का वो बोल देता हूँ, डेल टोरो करके एक डायरेक्टर है वो। और ये अपने वो तो हैं यार स्कॉर्सेसी, और अनुराग कश्यप, राजन डी के हो गए, और कौन है, और अभी साउथ की मैं बहुत फिल्में देख रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली बंदे का नाम नहीं याद, बट जिसने अभी मूवी आई है फात फाजिल की आई है आवेशम, तो हाँ जो ये मूवी आई ना ये सब देखना भाई, इतनी फ्रेश मूवी है ना वो, इतनी फ्रेश और इतनी भयानक कॉमेडी है ना उसमें, और उसका डायरेक्शन भी A1। और वही आजकल मलयालम सिनेमा बहुत देख रहा हूँ मैं, उसमें जिसने एक और डायरेक्टर है जिन्होंने ये बनाई है ब्रह्म युगम, अभी एक फिल्म आई है वो, मंजूमल बॉयज़, मलयालम की। तो मलयालम सिनेमा का मुझे आजकल डायरेक्शन, स्टोरी और ये सारी चीज़ें ना बहुत सही लग रही है, कि मतलब वो अलग लेवल पे ही काम कर रहे हैं वो लोग जो है। और ये तो मैं बोलूँगा सबको कि देखो आवेशम जाके देखो, अमेजोन प्राइम पे है, बहुत खतरनाक फिल्म है। चलो फ्री प्रमोशन। फ्री प्रोविजन। कोई इंसान अगर मतलब नया नया स्टार्ट कर रहा है, उसके पास डायरेक्टर नहीं है,
आपको लगता है कि वो इंसान और डिफरेंट एक्ट करेगा अगर उसके पास एक डायरेक्टर होगा तो? मतलब डायरेक्टर क्या होता है ना कि वो एक विजन के साथ चलता है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके दिमाग में क्या है, टॉप टू एंड पूरी स्टोरी है, ठीक है, पूरा विजन है कि मेरी फिल्म ना, उसके दिमाग में बेसिकली फिल्म पूरी बनी हुई है, उसको बस सामने निकालनी है। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर बता पाएगा कि कैसा दिखना चाहिए और कैसा करना चाहिए चीज़ें। एक्टर क्या है, एक्टर आया उसने पढ़ा, अब उसका विजन क्या है, बेसिकली डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर इज द वो कह लो कमांडर ऑफ द शिप, ठीक है, तो सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर की ही सुननी पड़ेगी सबको, बिकॉज इट्स हिज विजन कि उसको कैसा निकाल के देना है। तो वो चीज़ है कि डायरेक्टर इज द गॉड। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज करते हो आप सेट पे ताकि सब कुछ स्मूथली हो? कुछ प्रैक्टिस नहीं भाई हम बकचोदी में काम करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, कोई सीरियस नहीं होता। सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, सब पहुँच गए हैं, हम 4-5 लौंडे लपाड़े पहुँच रहे हैं 9-10 बजे, 10 बजे पहुँच रहे हैं, फिर 10 बजे पहुँच के वहाँ पे पहले आधा घंटा करेंगे मस्ती मजाक हो गई, हंस लिए, हंसने के बाद करवाएंगे मेकअप। उधर से पीछे से जो डायरेक्टर वो चिल्लाती रहती है कि जल्दी करो, ये करो, वो करो, उस टाइम भी हम मजाक मस्ती चालू है। लेकिन फिर जब एक बार सेट पे आ जाते हैं तब सीरियस हो गए कि हाँ भाई अब जल्दी जल्दी निकालना है, क्योंकि बेसिकली सब मेरे हिसाब से हमारा प्रोसेस ये हो गया है कि जब तक हमारे डंडा नहीं चढ़ जाता ना तब तक कोई सीरियस होकर काम नहीं करता। एक बार डंडा चढ़ जाता है फिर सब सीरियस होकर जल्दी जल्दी लपेट देते सीन, एक एक टेक में देते हैं। फेवरेट कोट है कोई? फेवरेट कोट भाई एक रॉकी फिल्म का कोट है कि इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, तो उसको थोड़ा सोच के चलता हूँ मैं, इट्स नॉट ओवर। जब भी थोड़ा कभी कभी सेटबैक आ जाता है, लेट डाउन होता हूँ किसी चीज़ से, तो इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर। जब तक नहीं टपके तब तक चलते रहो। कंटेंट क्रिएशन टिप्स आपको अगर बड़ी इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को देना चाहो? दे तो दी अभी पिछले क्वेश्चन में तो दी थी, सेम ही है, कंसिस्टेंसी, रेलिवेंसी, और अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो शॉर्ट एंड क्रिस्प, जितना भी शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सके, मतलब कम टाइम में ज़्यादा बात, ये है, कम टाइम में ज़्यादा बात कह दो। ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कोई क्या करे नया इंसान? क्योंकि उसकी शक्ल की वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कोई भी नया इंसान आपको अगर देख रहा है तो बहुत भाई मुझे लगता है कि जैसे इसने किया ना, मुझे इसका बहुत सही लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट करता रहता है। पूरब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ना एक्सपेरिमेंट करता है कैरेक्टर्स के साथ, इस वजह से ऑडियंस उसके साथ ना बहुत बंधी हुई है कि ऑडियंस को, अगर आप देखोगे ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो एक टाइम पे बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे बूम हो गए थे, वो अब सैचुरेट हो गए क्योंकि उन्होंने ना सेम चीज़ रखी, अपना कंटेंट सेम रखा, जो वो करते थे जिससे बूम हुए थे वही करे जा रहे हैं, तो वो स्टैग्नेंट हो गए उनका। बट इसका एकदम से क्यों हुआ, एकदम से बूम हुआ क्योंकि इसने ना कैरेक्टर्स पकड़ लिए। अब वो लोगों को ना कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे, जैसे इसका साउथ इंडियन वाला एक कैरेक्टर बहुत वायरल गया और डॉली वाला तो बहुत ही ज़्यादा वायरल चला गया। तो वही चीज़ है कि जब तक खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना तब तक लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। लोग भी वही देखना चाहते हैं, या तो तुम कंटेंट कुछ बहुत ही अलग दे दो, और या तो फिर तुम करो एक्सपेरिमेंट अपने साथ कि लोग कह रहे भाई ये बंदा तो ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो लोगों के दिमाग में ना तुम्हारी एक इमेज बन जाएगी कि ये बंदा है भाई, ये एक्सपेरिमेंट करता है, ये अलग अलग चीज़ें करता है, इसको देखते हैं, इसको देखने में मज़ा आ रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। आपका वो वाला जो आपने लाइन लिखी थी, 1 कप चाय प्लीज, अच्छा ये मुंह में दे दूंगा चोको। चलो तो मैं मेरे को वो वाली लाइन लेनी है, मुंह में दे दूंगा चोको वाली। तो उसमें अभी मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, देन एज अ डायरेक्टर आप मेरे में क्या चेंज करोगे जिसकी वजह से वो ज्यादा बेटर निकल के आए फॉर ऑडियंस? ठीक है, ठीक है, चलो मैं बोलूँ पहले। हाँ। 1 कप चाय ये ले मुंह में दे दूंगा चोको। तो कुछ नहीं, फ्री बोलो, फ्री होके कि तेरी माँ की मुंह में दे दूंगा चोको। चलो ठीक है, फिर से लेट्स गो। एकदम फ्री होके बोलना, हाँ एकदम आवारा, ब्लेडबाज, बिल्कुल ब्लेडबाज बन जाओ, मवाली ब्लेडबाज, ठीक है। 1 कप चाय, ये हट रही है, तेरे मुंह में दे दूंगा चोको। वाह बहुत बढ़िया, डायरेक्शन बहुत बढ़िया, छोड़ दो ये सब काम, चलो एक्टिंग करो। किसी को अगर आपको रीच आउट करना हो फॉर अ फ्रीलांस राइटिंग प्रोजेक्ट या डायरेक्शन, तो कैसे करे? मेरा दोस्त है वो देखता है सब, उसका नंबर दे दूं। मैनेजर का नंबर मिल जाएगा, उससे बात कर लेना। चलो ठीक है। आप लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हो, ठीक है, अभी तो यू आर एस्टैब्लिश्ड, तो आप लोग सीधा मैसेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। जब आप लोग नए थे, स्टार्ट आउट कर रहे थे, तब इन्फ्लुएंसर्स का अटेंशन लेना, उन्हें अगर रीच आउट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि उनका रिस्पॉन्स आए, तो वो चीज़ कैसे करते हो? मैं उस स्टेज पे तो था ही नहीं ना कभी किसी के साथ कि जहाँ पे वो लोग स्टार्ट कर रहे हो,
मैं पूरब के साथ था जब उसने स्टार्ट किया था, लेकिन पूरब का भी इंस्टाग्राम तो एस्टैब्लिश्ड था, यूट्यूब में मैंने उसके साथ स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, तो मतलब इंस्टाग्राम तो उसका एस्टैब्लिश्ड ही था, तो एज सच कभी मेरे को वो मतलब हुआ नहीं कि किससे क्या, अगर मुझे किसी का कंटेंट सपोजिटली पसंद आ गया बहुत ज़्यादा तो मैं उसको मैसेज करके बोल देता था, वहाँ से फिर वो रिवर्ट आ जाता था कि शायद वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो जानता होगा तो इसलिए रिवर्ट कर देता, तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनको और मैंने मेजरली एप्रिसिएशन के लिए किया। बाकी अगर किसी को काम के लिए रीच आउट करना हो कि हमें किसी इन्फ्लुएंसर को लेना है तो हमारी टीम बनी हुई है, वही बात करती है, फिर उनके थ्रू कनेक्ट हो जाता है। नजर बट्टू वाले टाइम पे, उस टाइम पे आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कैसे ले रहे थे? नज़र बट्टू वाले टाइम पे फ्रीलांस मेरे को, मैंने बताया ना टाइमलाइनर्स का तो वैसे मिल गया था मुझे कि मेरे जिम में, हाँ फ्रेंड के थ्रू मिल गया था, और उसके बाद तो फिर वही था कि हर्ष भाई से भी बातचीत थी, और उसके बाद जब मैंने काम वाम किया हर्ष भाई की वीडियो में तो ज़्यादा मतलब लोगों ने देखा तो बूस्ट हो गया, तो 2-3 और जगहों से, तो वही है जैसे तुम्हारा काम बाहर जाता है तो लोग देखते हैं कि हाँ चलो ये काम अच्छा है, ये बंदा कौन है, इससे बात करते हैं, वो तो खुद रीच आउट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। हर्ष और पूरब के अलावा किस किस के साथ काम किया हुआ अब तक आपने? टाइमलाइनर्स, ऑलराइट और नजर बट्टू। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हर्ष बेनीवाल जो है वो इनिशियली यू वर लाइक वो इतना बड़ा क्रिएटर और अब गुत्थम गुत्थी चल रही है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है, मतलब जो जर्नी है, वो अभी फील नहीं होता कि ये तो बड़ा बंदा था, मैं इसे एस्पायर करता था? हाँ, पर फिर वो हो गया ना अब तो कि साथ में इतना घूम लिए, इतनी चीजें कर ली, फिर उसके बाद वो वाला जो स्टार स्ट्रक मोमेंट था वो तो हट जाता है ना, फिर तो ऐसे हो गया यारी दोस्ती वाली चीज हो गई, तो वो अपने आप ट्रांजिशन हो जाता है। एक बार तुम किसी के, आप कल को शाहरुख खान के साथ घूमने लग जाओगे, आप उसको भी ऐसे ही बोलोगे, दोस्त यार की तरह ट्रीट करोगे, पहले टाइम पे ऐसे करोगे कि यार शाहरुख खान, लेंगे एक टाइम के बाद फिर आप वही करोगे कि अरे शाहरुख खान है जानता हूँ, शाहरुख अपना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, योर रिलेशनशिप विद अटल बिहारी वाजपेयी कोई है क्या? अरे यार ये यार बचपन से नहीं भाई, नहीं इस भारत देश में बहुत सारे वाजपेयी हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, हम लोग अलग हैं, अगर होता तो मैं आज बहुत बड़ा आदमी होता। चलो ठीक है, दैट्स इट शिवम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, मजा आया, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि लोगों ने कुछ सीखा होगा। प्लीज वो लाइक शेयर कमेंट वाला, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कहाँ डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे? यूट्यूब पे डालेंगे वैसे, यूट्यूब पे डालोगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे रील कट के डालेगी तो फॉलो कर लेना, ठोक ठोक के फॉलो कर देना भाई, क्योंकि यही है बस हमारे पास। और ये बता दो आप इसका, कुवूज इज एन अपकमिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटप्लेस, जहाँ पे जाके आप अगर एक बडिंग इन्फ्लुएंसर हो या फिर वांना बी कंटेंट क्रिएटर हो तो यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे ब्रांड्स डायरेक्टली आएंगे और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। इनका स्टार्टअप बहुत बूम होने वाला है, शार्क टैंक में बैठेंगे एज अ शार्क, तो देख लो, अभी देख लो इनको, ठीक है? बहुत पैसा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट शिवम, थैंक यू भाई।